जो अपनी सेहत और खासकर अपनी त्वचा को लेकर सजग है। जी बिल्कुल। और आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में ये इच्छा होना बहुत स्वाभाविक भी है कि त्वचा लंबे समय तक जवां दिखे, बाल मजबूत रहें। हाँ, मतलब शरीर अंदर से पूरी तरह स्वस्थ रहे। लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं, इन फायदों को पाने के लिए बाजार में मिलने वाले महंगे सप्लीमेंट्स पर ढेर सारा पैसा खर्च कर देते हैं। एग्जैक्टली। और लोगों को लगता है कि बस कोई महंगी क्रीम लगा ली या गोली खा ली और काम हो गया। सही कहा। लेकिन आज की हमारी इस चर्चा का जो विषय है ना, वो इस धारणा को पूरी तरह से बदल देगा। आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे बिना उन महंगे सप्लीमेंट्स के अपनी ही रसोई के साधारण तत्वों से शरीर में कोलेजन को प्राकृतिक रूप से बढ़ाया जा सकता है। और वो भी खासकर 40 या 50 की उम्र के बाद, जब शरीर को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। बिल्कुल। इस पूरा गया है जो त्वचा में कसाव, प्राकृतिक चमक, बालों की मजबूती और हड्डियों के सपोर्ट के लिए बहुत फायदेमंद है। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। आज के हमारे इस गहन अध्ययन का मुख्य फोकस ये समझना है कि मोरिंगा, आंवला और 3 खास तरह के बीजों का पोषण में क्या विशिष्ट योगदान है और ये कैसे शरीर को प्राकृतिक रूप से कोलेजन बनाने में मदद करते हैं। इस स्रोत का जो नजरिया है वो बहुत ही वैज्ञानिक और तार्किक लगा मुझे। हाँ, मतलब ये सिर्फ कोई आम रेसिपी वीडियो नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये पूरी तरह से पोषण विज्ञान पर आधारित है। अक्सर लोग सोचते हैं कि बाहर से जो चीजें त्वचा पर लगाई जाती हैं, जैसे कि तरह तरह के केमिकल्स या क्रीम, वो हमेशा के लिए सुंदरता को बरकरार रखेंगे। हाँ, लेकिन सच्चाई ये है कि वे चीजें बहुत ही अस्थायी होती हैं। उनका प्रभाव केवल सतह तक, यानी स्किन के ऊपर तक ही सीमित रहता है। असली काम जो है वो शरीर के अंदर होता है। मतलब अंदरूनी मरम्मत। एग्जैक्टली। शरीर को जब सही पोषण मिलता है तब वो अपनी मरम्मत और रखरखाव खुद करने में सक्षम होता है। बाहरी आवरण को सुधारने के बजाय स्रोत शरीर के आंतरिक कारखाने को, ये जो अंदर का सिस्टम है, उसे मजबूत करने पर जोर देता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि स्रोत में भी ठीक यही बात बताई गई है कि कोलेजन आखिर है क्या और ये कैसे काम करता है। वीडियो के अनुसार कोलेजन कोई ऐसी जादुई चीज नहीं है जिसे सीधे बाजार से खरीद कर खा लिया जाए और रातों रात असर दिखने लगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हाँ, कोलेजन असल में एक प्रोटीन है जो शरीर के लिए गोंद या यूं कहें कि स्कैफोल्डिंग की तरह काम करता है। ये त्वचा, हड्डियों और मांसपेशियों को बांध कर रखता है। और दिलचस्प बात यह है कि जब हम कोलेजन को सीधे खाते हैं किसी सप्लीमेंट के रूप में, तो हमारा पाचन तंत्र उसे तोड़ देता है। मतलब वो शरीर में जाकर कोलेजन नहीं रहता। यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि हम अक्सर शरीर की प्राकृतिक क्षमता को कम आंकते हैं। जब बाहर से सीधे कोलेजन का सेवन किया जाता है तो शरीर उसे एक पूर्ण इमारत के रूप में नहीं, बल्कि अलग अलग ईंटों के रूप में देखता है। अच्छा, तो वो उसे छोटे हिस्सों में बांट देता है। हाँ, पाचन तंत्र उस कोलेजन को अमीनो एसिड में तोड़ देता है। इसलिए बाहरी सप्लीमेंट्स शरीर को वो स्थायी परिणाम नहीं दे सकते जो शरीर खुद निर्माण करके हासिल कर सकता है। तो स्रोत का ये दृष्टिकोण कि हमें शरीर को बना बनाया घर देने के बजाय घर बनाने के लिए सही ईंटें और सीमेंट देना चाहिए, ये बहुत लॉजिकल है। पोषण विज्ञान की दृष्टि से एकदम सटीक है। जब हम सही पोषक तत्व प्रदान करते हैं तो हम मूल रूप से शरीर के इस जैविक कारखाने को बेहतरीन गुणवत्ता वाला कच्चा माल दे रहे होते हैं। और इसी कच्चे माल और शरीर की खुद की क्षमता को साबित करने के लिए वीडियो में पुराने जमाने का एक बहुत ही सटीक किस्सा साझा किया गया है, दादी नानी के जमाने का। वो किस्सा मुझे बहुत पसंद आया, है ना। स्रोत याद दिलाता है कि पुराने जमाने में जब महंगे ब्यूटी पार्लर या कॉस्मेटिक उत्पाद नहीं हुआ करते थे, तब भी उन पीढ़ियों की त्वचा में एक प्राकृतिक शाइन होती थी। उनकी त्वचा इतनी मुलायम और कोमल होती थी कि बस गाल खींचने का मन करता था। बिल्कुल। और ये सब बिना किसी केमिकल के होता था। ये किस्सा इस बात की पुष्टि करता है कि जो चीज अंदर से पोषित होती है उसी का असर बाहर दिखता है। उन पुरानी पीढ़ियों की चमक का असली कारण उनका अंदरूनी पोषण और उनकी जीवन शैली ही थी। उनका खान पान ऐसा था जो शरीर को बिना किसी मिलावट के वो सब देता था जिसकी उसे मरम्मत और निर्माण के लिए जरूरत थी। तो क्या आज के समय में भी हम वो सब पा सकते हैं? जो अगर सही अनुपात और सही तरीके से लिए जाएं तो महंगे उत्पादों के दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है। हमारी रसोई वास्तव में एक प्राचीन औषधालय है जिसके हर डिब्बे में कोई ना कोई वैज्ञानिक रहस्य छिपा है, बस पहचानने की दृष्टि चाहिए। तो आइए अब रसोई के उन जादुई तत्वों का गहराई से विश्लेषण करते हैं जो आज की हमारी चर्चा का मुख्य केंद्र है। स्रोत में 5 मुख्य सामग्रियों का जिक्र किया गया है जिन्हें हम पोषण का पावर हाउस कह सकते हैं। इनमें सबसे पहले आते हैं मोरिंगा के पत्ते, जिन्हें सहजन या ड्रमस्टिक के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, वीडियो में ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि लोग अक्सर सिर्फ सहजन की फली का सेवन करते हैं और उसके पत्तों को, जो कि बहुत जरूरी हैं, उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। लोगों को लगता है कि पत्ते किसी काम के नहीं है, जबकि असलियत में ये पत्ते विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत बड़ा स्रोत हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये आसपास मुफ्त में मिल जाते हैं, किसी पेड़ से भी तोड़े जा सकते हैं। मोरिंगा के पत्तों का चुनाव इस स्रोत में एक मास्टर स्ट्रोक है। प्रकृति ने पोषण का एक खजाना इन पत्तों में छिपा रखा है। जब विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स की बात होती है तो ये कोलेजन निर्माण के लिए सबसे बुनियादी आवश्यकताएं हैं। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाएं तो कैसा रहेगा? इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। शरीर में मौजूद जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो लोहे पर लगने वाले जंग की तरह होते हैं, जो सेल्स को डैमेज करते हैं। हाँ, जो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं और त्वचा पर बुढ़ापे के लक्षण लाते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं? वो उस जंग रोधी पेंट की तरह काम करते हैं जो कोशिकाओं को सुरक्षित रखते हैं। और विटामिन सी का क्या रोल है इसमें? विटामिन सी उन मजदूरों की तरह हैं जो कोलेजन के तंतुओं को आपस में मजबूती से बुनने का काम करते हैं।
इन दोनों तत्वों की सीधी भागीदारी त्वचा को टाइट और ग्लोइंग बनाने में होती है। ये बहुत ही रोचक है कि जिसे हम अक्सर बेकार समझकर फेंक देते हैं वही सबसे ज्यादा काम की चीज है। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल उठता है। जी पूछिए। अगर मोरिंगा के पत्तों में पहले से ही इतना सारा विटामिन सी मौजूद है तो फिर इस मिश्रण में आंवला पाउडर को शामिल करने की क्या आवश्यकता है? वीडियो में आंवले को प्रकृति का अमृत बताया गया है, लेकिन एक ही तरह के पोषक तत्वों के लिए दो अलग-अलग चीजें क्यों? ये एक बहुत ही तार्किक विश्लेषण है। देखिए, आंवला और मोरिंगा दोनों में विटामिन सी होता है, लेकिन आंवला प्राकृतिक विटामिन सी का सबसे स्थिर और सघन स्रोत माना जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स। मतलब वो जल्दी खराब नहीं होता? आंवले को अमृत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका विटामिन सी सूखने के बाद या उच्च तापमान पर भी आसानी से नष्ट नहीं होता। स्रोत में ये भी बताया गया है कि भले ही सर्दियों का मौसम चला जाए और ताजा आंवला ना मिले, फिर भी इसका पाउडर साल भर इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल। मोरिंगा जहां एक तरफ से कई अन्य खनिज प्रदान करता है, वहीं आंवला ये सुनिश्चित करता है कि शरीर में विटामिन सी का स्तर कभी कम ना हो। ये पाउडर लगातार त्वचा में कसाव लाने और प्राकृतिक चमक को बनाए रखने का काम करता है, जो उम्र बढ़ने के साथ अक्सर कम होने लगती है। इसका मतलब है कि ये दोनों तत्व एक दूसरे के पूरक की तरह, एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। एकदम सही। सर्दियों में ताजे आंवले को कद्दूकस करके सुखाना एक अच्छा विकल्प है, और अगर वो ना हो पाए तो बाजार का शुद्ध पाउडर भी वही काम करेगा। चलिए अब इस मिश्रण के दूसरे अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। वे 3 जादुई बीज, द 3 सीड्स, जो इस पूरी प्रक्रिया की जान है। इनमें पहला है सूरजमुखी के बीज, सनफ्लावर सीड्स। हाँ, स्रोत ने बहुत ही मजाकिया ढंग से इसका उल्लेख किया गया है कि आजकल शादियों में भी इन्हें गिफ्ट के तौर पर देने का चलन शुरू हो गया है। हाँ, और ये खाने में बेहद स्वादिष्ट भी होते हैं। शादियों में इन्हें देने का चलन शायद इनके स्वाद के कारण शुरू हुआ हो, लेकिन इसका जो पोषण विज्ञान है वो बहुत ही ठोस है। सूरजमुखी के बीजों में प्रचुर मात्रा में अमीनो एसिड और विटामिन ई मौजूद होता है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी कि शरीर कोलेजन को अमीनो एसिड में तोड़ता है। हाँ, तो सूरजमुखी के बीज वही बुनियादी ईंटें सीधे शरीर को प्रदान करते हैं जिनसे कोलेजन रूपी नई दीवार खड़ी होती है। इसके अलावा विटामिन ई त्वचा के लिए एक सुरक्षात्मक सील का काम करता है, जो मॉइस्चर को लॉक करता है। बिल्कुल, जो त्वचा की प्राकृतिक नमी को उड़ने से रोकता है और उसे बाहरी प्रदूषण के नुकसान से बचाता है। ये दोनों तत्व त्वचा और बालों की सेहत के लिए अपरिहार्य हैं। इस निर्माण प्रक्रिया में दूसरे बीज का महत्व भी कम नहीं है, और वो है कद्दू के बीज, जिन्हें हम पंपकिन सीड्स भी कहते हैं। देखने में ये छोटे और चपटे हरे बीज होते हैं, लेकिन स्रोत ने इन्हें मिश्रण का एक अनिवार्य हिस्सा बताया है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो कद्दू के बीज असल में जिंक का एक असाधारण स्रोत है। पोषण विज्ञान में जिंक एक ऐसा खनिज है जिसे एक सुपरवाइजर या निर्माण प्रबंधक के रूप में देखा जा सकता है। मतलब ये मैनेजर है पूरे काम का। हाँ, कोलाजन बनने की पूरी जटिल प्रक्रिया में जिंक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भले ही शरीर में प्रचुर मात्रा में अमीनो एसिड्स और विटामिन सी मौजूद हों, लेकिन जिंक की अनुपस्थिति में वो काम नहीं करेंगे। वे एंजाइम सक्रिय ही नहीं हो पाते जो कोलाजन का निर्माण करते हैं। जिंक यह सुनिश्चित करता है कि कोशिकाएं सही तरीके से विभाजित हों और मरम्मत का काम बिना किसी रुकावट के चलता रहे। इसलिए कद्दू के बीजों का होना इसे एक पूर्ण वैज्ञानिक फॉर्मूला बनाता है। ये तो एक पूरी कंस्ट्रक्शन साइट की तरह है, जहां हर सामग्री का अपना एक विशिष्ट कार्य है। अब आते हैं तीसरे और अंतिम बीज पर, अलसी के बीज या फ्लैक्स सीड्स। अलसी के बीजों का स्वाद भले ही सबको बहुत अच्छा ना लगे, वीडियो में भी ये स्वीकार किया गया है, लेकिन सेहत के मानकों पर इनका कोई मुकाबला नहीं है। इन्हें ओमेगा 3 फैटी एसिड का खजाना बताया गया है। स्वाद के मामले में समझौता किया जा सकता है, लेकिन इसके फायदों के साथ नहीं। ओमेगा 3 फैटी एसिड का मुख्य काम शरीर में सूजन को कम करना है, इन्फ्लेमेशन को। उम्र बढ़ने के साथ शरीर के भीतर सूक्ष्म स्तर पर सूजन होने लगती है, जो स्वस्थ कोशिकाओं को नष्ट करती है। सही कहा। यदि शरीर के भीतर सूजन होगी तो कोलेजन निर्माण की प्रक्रिया बाधित हो जाएगी। ओमेगा 3 त्वचा की कोशिकाओं के बाहरी आवरण को मजबूत और लचीला बनाता है, जिससे त्वचा अंदर से गहराई तक पोषित होती है। जब कोशिकाएं स्वस्थ और सूजन मुक्त होती हैं, तभी वे कोलेजन निर्माण की प्रक्रिया को पूरा सपोर्ट कर पाती हैं। इस तरह ये पांचों सामग्रियां, मोरिंगा, आंवला, सूरजमुखी, कद्दू और अलसी के बीज मिलकर एक अचूक पोषण पैकेज तैयार करते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। स्रोत सिर्फ सामग्रियों के नाम और उनके फायदे गिनाकर ही नहीं रुक जाता, वो इन्हें बनाने का तरीका भी बताता है। बिल्कुल, इन सबको मिलाने, तैयार करने की सही विधि और उससे जुड़ी बारीकियों पर भी बहुत गहराई से बात की गई है। इन सामग्रियों को यूं ही उठाकर तो नहीं खाया जा सकता। सबसे पहले मोरिंगा की पत्तियों को तैयार करने का तरीका समझाया गया है। वीडियो के अनुसार पत्तियों को बहुत अच्छे से धोकर कपड़े से पोंछ लेना चाहिए, और सबसे अहम बात यह है कि इसके मोटे डंठल पूरी तरह से हटा देने चाहिए। मोटे डंठल हटाने का क्या कारण है? क्योंकि वे पचने में बहुत भारी होते हैं और पीसने की प्रक्रिया में बाधा डालते हैं। इसके बाद पत्तियों को सुखाने की जो विधि बताई गई है वो भी बहुत वैज्ञानिक है। के लिए 2-4 बार सुखाया जा सकता है, जिससे वे पूरी तरह से क्रिस्प हो जाते हैं। और दूसरा तरीका उनके लिए है जो माइक्रोवेव का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। हाँ, वे पत्तों को बिना धूप के किसी कागज पर 2 दिन तक कमरे के अंदर रखकर सुखा सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पारंपरिक रूप से मेथी या पुदीने को सुखाया जाता है। ये जो बिना धूप के सुखाने की विधि है, शेड ड्राइंग, ये पोषण विज्ञान के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। धूप से नुकसान होता है क्या? सूरज की सीधी और तेज किरणें पत्तियों के नाजुक फाइटोन्यूट्रिएंट्स और उनके प्राकृतिक हरे रंग को नष्ट कर सकती हैं।
छांव में धीरे धीरे सुखाने से पत्तियों का सारा पानी वाष्पीकृत हो जाता है। लेकिन उनके अंदर का विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स का ढांचा सुरक्षित रहता है। पत्तियों के बाद बीजों को तैयार करने की बारी आती है। जी, तीनों बीजों को सूरजमुखी, कद्दू और अलसी किसी कढ़ाई या पैन में धीमी आंच पर हल्का भूनना है, ड्राई रोस्ट करना है। इसका उद्देश्य केवल इतना है कि बीजों के अंदर मौजूद प्राकृतिक नमी निकल जाए और वे क्रंची हो जाएं। तेज आंच का इस्तेमाल बिल्कुल वर्जित है ना? एकदम वर्जित है। बीजों को धीमी आंच पर भूनने से उनके अंदर मौजूद एंजाइम अवरोधक खत्म हो जाते हैं, जिससे उनका पाचन आसान हो जाता है। लेकिन इसके बाद की जो प्रक्रिया है, हाँ, वहाँ एक बहुत बड़ी वार्निंग दी गई है। वहां मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कारण पर जोर देना चाहूंगी, जो स्रोत में भी एक सख्त चेतावनी के रूप में बताया गया है। बीजों को भूनने के बाद उन्हें पीसने से पहले उनका पूरी तरह से ठंडा होना बेहद जरूरी है। यह एक ऐसा चरण है यहाँ अक्सर लोग जल्दबाजी में गलती कर बैठते हैं। स्रोत में भी इस बात को बहुत गंभीरता से लिया गया है। स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अगर बीजों को गर्म स्थिति में ही मिक्सी में पीस लिया गया तो पूरी मेहनत बेकार हो सकती है। इसका कारण सीधा सा भौतिकी और रसायन विज्ञान है। अगर गर्म बीजों को पीसा जाए तो मिक्सी के ब्लेड का घर्षण और बीजों की अपनी गर्मी मिलकर एक ऐसी प्रतिक्रिया पैदा करेंगी कि बीज अपना प्राकृतिक तेल छोड़ देंगे। ओहो, और जब बीजों से तेल निकल जाएगा तो वो एक सूखे पाउडर के बजाय चिपचिपा सीड बटर बन जाएगा। और जैसा कि इस स्रोत में बताया गया है, तेल छोड़ने के बाद इस मिश्रण के जल्दी खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। रांसिड हो सकता है वो। हाँ, और बाद में इसकी गोलियां बनाने में भारी समस्या आती है। इसलिए धैर्य रखना और बीजों को कमरे के तापमान पर पूरी तरह से ठंडा होने देना अत्यंत आवश्यक है। यह एक बहुत ही छोटी लेकिन पूरी प्रक्रिया को सफल या विफल बनाने वाली बात है। बिल्कुल। ठंडे होने के बाद अनुपात का ध्यान रखते हुए मिश्रण तैयार किया जाता है। स्रोत के अनुसार 1 कटोरी मोरिंगा के सूखे पत्ते, आधी कटोरी आंवला पाउडर और भुने हुए ठंडे बीजों को एक साथ मिक्सी में पीस लेना है। और फिर पीसने के बाद इसे एक मोटी छन्नी से छानने का निर्देश भी दिया गया है। छानना सिर्फ टेक्सचर का मामला नहीं है। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सेवन करते समय कोई मोटा डंठल या बीज का बिना पिसा हुआ टुकड़ा गले में न लगे या पाचन तंत्र को परेशान न करे। एक समान और बारीक मिश्रण पेट में आसानी से घुलता है और शरीर इसके पोषक तत्वों को अधिक तेजी से अब्सॉर्ब कर पाता है। अब जब ये जादुई मिश्रण पूरी तरह से तैयार हो गया है तो इसके सेवन का तरीका समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। स्रोत में इसे लेने के 2 मुख्य तरीके बताए गए हैं, पाउडर के रूप में या फिर गोलियों के रूप में। पाउडर के रूप में इसका सेवन सबसे सुरक्षित और आसान विकल्प माना गया है। रोज सुबह 1 चम्मच पाउडर को हल्के गर्म पानी या सामान्य पानी के साथ लिया जा सकता है। और इसके सेवन के लिए समय की कोई सख्त पाबंदी नहीं है। इसे दिनचर्या के अनुसार कभी भी खाया जा सकता है। पर इससे एक बात दिमाग में आती है। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि आखिर स्रोत पाउडर के रूप को गोलियों से बेहतर क्यों मानता है। इसके पीछे 2 बहुत ही ठोस कारण मौजूद है। पहला कारण इसके लंबे जीवन काल से जुड़ा है, शेल्फ लाइफ। पाउडर में कोई भारी नमी या तरल पदार्थ नहीं होता, इसलिए महीनों तक बिल्कुल सुरक्षित रहता है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण स्वास्थ्य से जुड़ा है। ये तरीका डायबिटिक लोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। पाउडर के रूप में सेवन करने पर किसी भी तरह की मिठास या शहद को जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती, जिससे ब्लड शुगर के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये बहुत ही संवेदनशील और सटीक सलाह है। वीडियो में स्पष्ट हिदायत दी गई है कि जो लोग डायबिटिक हैं उन्हें केवल पाउडर का ही सेवन करना चाहिए। लेकिन जिन लोगों को सीधे पाउडर खाने में परेशानी होती है या गले में सूखापन महसूस होता है, उनके लिए गोलियां बनाने का एक बहुत ही दिलचस्प तरीका भी साझा किया गया है। इस तैयार मिश्रण में आवश्यकतानुसार शहद मिलाकर उसे गूंथ लिया जाता है। इसके बाद इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाई जा सकती हैं या बेलन से बेलकर चौकोर आकार में काटा जा सकता है। गोलियां बनाने की प्रक्रिया में शहद का उपयोग केवल एक चिपकने वाले पदार्थ के रूप में नहीं होता है, बाइंडर से ज्यादा है। ये शहद के अपने बहुत गहरे प्राकृतिक फायदे हैं। ये एक प्राकृतिक ह्यूमेक्टेंट है। ह्यूमेक्टेन मतलब जो नमी खींचता है। हाँ, जिसका अर्थ है कि ये वातावरण से नमी को खींचकर कोशिकाओं तक पहुंचाता है। जब शहद को इस पोषक मिश्रण के साथ लिया जाता है तो ये त्वचा को अंदर से मॉइस्चराइज करता है और एक नेचुरल ग्लो लाने में उत्प्रेरक का काम करता है। हालांकि इन गोलियों को बनाते समय एक बहुत ही सख्त चेतावनी का पालन करना आवश्यक है, जिस पर स्रोत में बार बार जोर दिया गया है। वो चेतावनी फंगस के खतरे से जुड़ी है। स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि गोलियां गूंथते समय पानी का एक बूंद भी नहीं करना है। ये चेतावनी माइक्रोबायोलॉजी के नजरिए से एकदम सही है। ये सभी सामग्रियां ऑर्गेनिक हैं। अगर इनमें बाहरी पानी मिलाया गया तो नमी और इन पोषक तत्वों का संयोजन फंगस और बैक्टीरिया के पनपने के लिए एक आदर्श वातावरण तैयार कर देगा। पूरा का पूरा मिश्रण कुछ ही दिनों में सड़ जाएगा। इसलिए नमी के लिए केवल शहद का उपयोग करना ही एकमात्र सुरक्षित तरीका है, क्योंकि शहद में प्राकृतिक रूप से एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो फंगस को रोकते हैं। और बात सिर्फ पानी से बचने तक सीमित नहीं है। गोलियां बना लेने के बाद उन्हें तुरंत किसी डिब्बे में बंद करने की भी मनाही है। स्रोत के अनुसार गोलियों को किसी जार में स्टोर करने से पहले उन्हें 1-2 दिन तक खुले में पंखे के नीचे सुखाना बहुत जरूरी है। जब वे हवा से पूरी तरह से सूख जाएं और उनकी ऊपरी सतह थोड़ी सख्त हो जाए, तभी उन्हें डिब्बे में डालना चाहिए। भंडारण के लिए हमेशा एक साफ, सूखे और एयर टाइट डिब्बे का ही उपयोग किया जाना चाहिए, जिसे नमी और सीधी धूप से दूर रखा जाए। इस तरीके से ये मिश्रण 6 से 12 महीने तक बिल्कुल सुरक्षित रहता है। इतनी लंबी शेल्फ लाइफ इस पूरे घरेलू प्रयास को बहुत ही व्यवहारिक और सुविधाजनक बना देती है। एक बार सही प्रक्रिया का पालन करके इसे बना लिया जाए तो फिर हर रोज की झंझट के बिना महीनों तक इस बेहतरीन पोषण का लाभ उठाया जा सकता है। यह शरीर में कोलेजन उत्पादन को निरंतर समर्थन देने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है?
इस पूरे अध्ययन का सार यही निकलता है कि असली खूबसूरती, मजबूत हड्डियां और स्वस्थ त्वचा बाजार में मिलने वाले महंगे केमिकल्स या बाहरी सप्लीमेंट से नहीं आती। बिल्कुल नहीं, ये हमारे आसपास मौजूद प्रकृति और स्वयं हमारी रसोई में मौजूद सही पोषण के संयोजन से आती है। स्रोत बहुत ही सरलता से ये समझाता है कि इस शरीर रूपी कारखाने को बस सही कच्चा माल चाहिए। मोरिंगा का विटामिन सी, आंवले का अमृत रूपी सघन पोषण, कद्दू के बीजों का जिंक और अलसी का ओमेगा 3। बाकी अंदर का सारा जटिल काम वो खुद बहुत ही समझदारी से कर लेता है। महंगे उत्पाद सिर्फ आर्थिक बोझ ही नहीं बढ़ाते, बल्कि उनका असर भी स्थायी नहीं होता। प्रकृति के इन तत्वों को सही अनुपात और विधि से अपनाना ही वास्तविक स्वास्थ्य का मार्ग है। हमने स्रोत की एक एक बात का गहराई से विश्लेषण किया। आज के इस अध्ययन में ये देखा गया कि कैसे रसोई के साधारण दिखने वाले बीज और पत्ते हमारे शरीर के सबसे जटिल प्रोटीन यानी कोलेजन को बनाने के लिए सटीक ब्लूप्रिंट और आवश्यक निर्माण सामग्री प्रदान करते हैं। ये सब जानकर एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न खड़ा होता है। कैसा प्रश्न? अगर साधारण से कद्दू के बीज और सहजन के पत्ते त्वचा और हड्डियों की उम्र को पलट सकते हैं, तो सोचिए कि रोजमर्रा के भोजन में मौजूद ऐसे और कितने साधारण मसाले, दाने या जड़ी बूटियां होंगी जो चुपचाप शरीर के अंदर किसी और चमत्कारिक जैविक प्रक्रिया को चला रही हैं, जिसके बारे में शायद अभी तक हमें पता ही नहीं है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। अगली बार जब रसोई के उन पुराने डिब्बों को देखा जाए तो उन्हें सिर्फ स्वाद या खाने की नजर से नहीं, बल्कि एक जटिल और जीवन देने वाले विज्ञान की नजर से देखा जाना चाहिए। जो रहस्य हम बाहर तलाश रहे हैं वो शायद बरसों से हमारी रसोई की अलमारियों में ही रखे हुए हैं।